सभी सम भाई बंधुओं को नमस्कार। अभी जैसे यूट्यूब पे तो एसबीआई कट ऑफ बनाने वालों की तो दुकान धड़ल्ले चल रही है। एसबीआई की जैसे ही फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट खत्म होते ही थर्ड शिफ्ट का बगैर वेट किए हुए लोगों ने कट ऑफ बताना शुरू कर दिया है। और जो किसी को कुछ भी जो नहीं भी कोई नॉलेज है वो भी कट ऑफ बताया जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन मेरे पास भी कई अपने बंदों के मैसेज आ रहे थे कि सर चलो कट ऑफ तो बताओ कैसे क्या हो सकती है, ठीक है। तो मैंने अपना जो स्टडी रिसर्च किया है उसके बेस पे कुछ वो मेरा एनालिसिस है वो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखें। और बात करें अब लेवल ऑफ एग्जाम की, तो लेवल एग्जाम मॉडरेट टू टफ रहा है। तो अगर बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग जिसने लास्ट ईयर का एग्जाम दिया है एसबीआई मेंस का, और जो कंटिन्यू 6 महीने 8 महीने से पढ़ रहा है और मॉक दे रहा है, तो उसको पता है कि जो उसने पढ़ा है वही आया, कोई कुछ अलग नहीं आया। ओनली डिफरेंस क्या था कि पेपर बहुत लेंथी था, उसको करने में टाइम लग रहा था, पढ़ने में करने में टाइम लग रहा था। तो जो जितने अटैम्प्ट हो सकते उतने अटैम्प्ट नहीं हुए। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल इस बार इंग्लिश ने एसबीआई ने जो अपना एसबीआई जिसके लिए जाना जाता है सरप्राइज के लिए, तो इस बार एसबीआई का जो सॉरी जो इंग्लिश का पेपर था वो काफ़ी टफ था। उसकी फ्रेमिंग बहुत डिफरेंट थी, पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो काफ़ी टाइम तो उसको पढ़ने समझने में और लग जा रहा था, और ऑप्शंस को सारे ऑप्शंस को देखना पड़ रहा था, तो उसको सॉल्व करने वो सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो जितने अटैम्प्ट हो सकते हैं उतने अटैम्प्ट नहीं हुए। और बात करें इसकी जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस हमेशा की तरह एसबीआई काफ़ी टफ था, बट इस बार लोग बच्चों ने जितना पढ़ा था वो सारा, तो जो पढ़ा हुआ था उनके सारे क्वेश्चन में ही वो उनका आंसर मिल रहे थे। तो जिसने बहुत डीप लेवल पे पढ़ा था, तो उसने वो उसके लिए तो बहुत पेपर इजी रहा। और जिसने डीप तक स्टडी नहीं किया था उसके लिए बहुत दिक्कत रही। मैंने पहले ही बताया था कि अगस्त से लेके 1 अगस्त से लेके 7 फेब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, और स्पेशली नवंबर से 1 नवंबर से लेके 7 फरवरी तक। और मैक्सिमम जो आया था वो 1 नवंबर से ये फरवरी जनवरी एंड तक का ही उसमें आया था। और जिसने इसका डीप स्टडी किया था उसके लिए उसने काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट किया, जिसने इस पीरियड का जीके को अच्छे से डीप स्टडी किया था। और अभी अगर एवरेज अटैम्प्ट की बात करें, तो इस समय हमारे लोगों के अटैम्प्ट 45 से लेके 68 के आसपास थे। अब कुछ लोगों ने 140 150 100 भी मारे, बट वो उन्होंने जो मारे हैं उसमें उन्होंने तुक्के लगाए हैं। लेकिन जो एवरेज अटैम्प्ट जो एक्स सर्विसमैन के थे 45 से 68 के आसपास थे, जिन्होंने जेन्यून अटैम्प्ट किए थे, मतलब जिन्होंने तुक्का नहीं लगाया या थोड़े बहुत तुक्के वो जीके में लगाए हों, तो मतलब अगर एवरेज अटैम्प्ट की बात करें 45 to 68 थे। शिफ्ट लेवल का एनालिसिस करें, तो मैंने जो शिफ्ट लेवल कौन सी शिफ्ट कैसी हार्ड थी टफ थी, वो मैंने मेरा बेसिस जो मैंने लिया है वो है अटैम्प्ट, मतलब किस शिफ्ट में कितने अटैम्प्ट लिए, अटैम्प्ट के बेस के ऊपर मैंने शिफ्ट का एनालिसिस किया है। क्या जैसे शिफ्ट वन को अगर अटैम्प्ट के बेस पे मानूं, मॉडरेट टू हार्ड थी। शिफ्ट टू हार्ड सबसे हार्ड थी, और शिफ्ट थ्री मॉडरेट थी। तो सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट जो हुए हैं वो थर्ड शिफ्ट में हुए हैं, उससे कम और फर्स्ट शिफ्ट में, सबसे कम सेकंड शिफ्ट में। तो अभी जो तो एनालिसिस निकल के आ रहा है कि सेकंड शिफ्ट थी वो काफ़ी हार्ड थी। उसमें हार्ड होने का रीज़न था कि सेकंड शिफ्ट का जो इंग्लिश पेपर था वो काफ़ी लेंथी और टफ था, तो इसलिए उसमें अटैम्प्ट उतने नहीं हो पाए। एसवाई क्लर्क के सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, तो एसवाई क्लर्क 2022 से पहले वो जनरल के लिए मिनिमम 35% मार्क, 35% या 70 मार्क्स जनरल के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए -5 मतलब 30% का या 60 मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी था। बट एसबीआई ने लास्ट ईयर इस ट्रेंड को ब्रेक किया था, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर काफ़ी टफ था। तो उसने जो रिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ थी वो 50 तक थी, बट 50 से नीचे उन्होंने नहीं लिया था। तो हर कोई बात कर रहा है, यूट्यूब वगैरह पे भी सब ज्ञान जो बांट रहे हैं कि कट ऑफ कम रहेगी। तो कट ऑफ क्यों कम रहेगी, उसके भी रीजन को मैं डिस्कस कर लेते हैं। कि इस बार जो अटैम्प्ट हुए कैंडिडेट के, अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कम रहे हैं, क्योंकि इस बार पेपर लेंथी था, टफ तो था ही, और प्लस उसमें लेंथी था, टाइम टेकिंग भी था। इसलिए अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस बार कैंडिडेट्स के अटैम्प्ट कम रहे हैं। और दूसरा रीजन है कि इस बार हर स्टेट में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। थर्ड है कि अगर एसबीआई अपनी कट ऑफ कम नहीं करेगा तो बहुत सारा बैकलॉग रह जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है कि इलेक्शन ईयर है, तो चांसेस है कि इस बार एसबीआई मतलब कट ऑफ कम रखेगा। अब बात करें कि बैकलॉग के चांसेस लेस क्यों हैं। लास्ट ईयर 14 अगस्त 2023 की न्यूज़ है, एसबीआई ने बोला था कि उनका प्लान है कि वो 300 न्यू ब्रांचेस खोलें। तो अगर वो एसबीआई 300 नई ब्रांचेस खोलेगा तो उसके लिए स्टाफ तो चाहिए होगा।
तो ऑब्वियसली तो चांसेस बहुत कम है इस बार कि एसबीआई बैकलॉग रखेगा। कोशिश करें कि ज़्यादातर बैकलॉग नहीं हो। नॉर्मलाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसबीआई नॉर्मलाइज कैसे करता है कि जैसे अभी 3 शिफ्ट हुई है, तो एक शिफ्ट तो जैसे थर्ड शिफ्ट इजियर वन थी। अब इसमें हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, सबको लग रहा है वो जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया वो लोग उसकी अपनी शिफ्ट ज़्यादा टफ लग रही है, तो वो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट जो ओवरऑल जो एनालिसिस है, तो हम उसके बेस पे शिफ्ट 3 थी वो कंपेयर टू बाकी दो से इजी थी। और जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी। हम इन तीनों के शिफ्ट का कंपैरिजन करें तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें, तो नॉर्मलाइज का मतलब क्या है कि तीनों शिफ्ट का लेवल बराबर करना है। तो तीनों शिफ्ट का लेवल बराबर करने के लिए अगर मान लीजिए अगर एसबीआई अगर कट ऑफ अपनी हाई रखना चाहता है, 50 से नीचे नहीं रखना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो उसमें वो जो हार्ड शिफ्ट है उस पर कुछ नंबर ऐड करेगी, और जो सबसे इजी शिफ्ट है उसमें नहीं। थर्ड शिफ्ट को चांसेस कम है वेटेज मार्क्स मिलने के, रीजन बीइंग दैट कि उनको 7 दिन का 1 वीक का करीब टाइम मिला था जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम, तब तक थर्ड शिफ्ट में जिन्होंने टाइम जो भी अपियर है उसको पता है कि उसको एग्जाम का पैटर्न पता चल गया था, और जीके कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने जीके की अच्छी खासी तैयारी कर ली। तो थर्ड शिफ्ट वालों को इस बात का एडवांटेज मिला, तो उनके अटैम्प्ट थोड़े से बाकी कंपेयर अदर शिफ्ट से अच्छे हो गए। तो ये चीज़ एसबीआई को भी पता है कि उन्होंने जो थर्ड शिफ्ट वालों को टाइम दिया है। खैर वो कैंडिडेट्स की गलती नहीं है, तो एसबीआई की गलती है। ठीक है, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर हम फर्स्ट सिनेरियो की बात करें, अगर जिसमें एसबीआई कट ऑफ को अगर हाई रखना चाहता है, तो फॉर एग्जांपल के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल ओनली, ऐसा एसबीआई करेगा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि जैसे मेरा एनालिसिस +5 है तो उनका +15 हो सकता है, +2 भी हो सकता है। तो उस एनालिसिस के बेस पे मैंने एक सिनेरियो बनाया है। तो उसकी सिनेरियो के हिसाब से कि अगर शिफ्ट 1 में अगर वो +5 मार्क्स ऐड कर सकता है, और शिफ्ट 2 में +8 मार्क्स। लेकिन ये जो मार्क्स होंगे, ऐसा नहीं कि वो +8 मार्क्स में तो हर कैंडिडेट को +8 मिल जाएंगे। ये +8 भी एक्यूरेसी के बेस पर उनमें डिवाइड होंगे। जिसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी होगी उसको 8 मार्क्स भी मिल सकता है, जिसकी उससे कम होगी 7, जिसकी उससे कम होगी 6, लाइक वाइज ऐसे डिवीजन होगा शिफ्ट में। ठीक है, तो ये जो मेरा कैलकुलेशन है इसको इसलिए मैंने हाईएस्ट शिफ्ट 2 में +8 माना है, और शिफ्ट में +5 माना है, और शिफ्ट 3 में कोई मतलब प्लस मार्क्स नहीं होना चाहिए। तो ये जस्ट मेरा एनालिसिस है। तो इस बेस के बेस पर तीनों शिफ्ट को मतलब नॉर्मलाइज किया जाएगा, मतलब तीनों शिफ्ट का लेवल लगभग बराबर हो जाएगा। सेकंड सिनेरियो की बात करें कि अगर एसबीआई वो लोग डिसाइड करें कैसे करें, ये जस्ट मेरा एनालिसिस है और एग्जांपल है। ठीक है, तो वो मुझे लगा तो कि मेरे हिसाब से मतलब नॉर्मलाइजेशन एसबीआई कैसे करे वो मैं बता रहा हूँ। तो सेकंड सिनेरियो में अगर कट ऑफ लो रहती है, तो उसका रीजन ये रहेगा कि वो जैसे शिफ्ट 3 है उसमें -8 कर सकता है, और जो -8 है वो एक्यूरेसी के हिसाब से 2, 3, 4 पर आपस में वो माइनस होंगे। या शिफ्ट 2 में कोई चेंज नहीं रखेगा, और शिफ्ट में -5 हो सकता है। तो इस लाइक वाइज तीनों शिफ्ट का लगभग लेवल बराबर हो जाएगा। ऐसे ये जस्ट मेरी कैलकुलेशन है। हो सकता है कि एसबीआई अपने हिसाब से -5 से -10 करे, या शिफ्ट 2 में माइनस कर सकता है, शिफ्ट 3 में भी माइनस करे। तो ये जस्ट मैं एक समझाना चाहता हूँ कि अगर एसबीआई अगर तीनों शिफ्ट को लेवल करने के लिए उसमें माइनस मार्किंग भी कर सकती है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो एनालिसिस वो मैंने आपको दिखाया कि शिफ्ट 1 में कैसे होगा, शिफ्ट 2 में कैसे होगा, शिफ्ट 3 में कैसे होगा। और कट ऑफ का अगर बात करें, तो अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो की बात करें जिसमें मतलब एसबीआई की भाई पुष्पा झुकेगा नहीं वाली बात, 50 से नीचे नहीं जाएगा, तो उसमें अगर जैसे मैंने ऊपर बताया कि वो मार्क्स प्लस करता है, तो उस हिसाब से जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरला, जहाँ पे वैकेंसी कम है वहाँ पे कट ऑफ 55 प्लस हो सकती है। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ तक की कट ऑफ 50 हो सकती है। और बाकी अदर स्टेट में 52 से 55 के आसपास रह सकती है। ये मैंने बताया फर्स्ट सिनेरियो जिसमें मतलब कैंडिडेट्स के मार्क्स वेटेज मार्क्स ऐड होंगे। अब हम दूसरे सिनेरियो की बात करें, सेकंड सिनेरियो के हिसाब से, जिसमें एसबीआई कुछ माइनस मार्किंग करके भी सिर्फ तीनों शिफ्ट का लेवल बराबर करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। तो उसी हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इनका केरला, जहाँ वैकेंसी कम है वहाँ कट ऑफ 50 प्लस के आसपास रह सकती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटका में 40 to 45 हो सकती है, और बाकी अदर स्टेट में 45 to 50 के आसपास हो सकती है। ये जस्ट मेरा कैलकुलेशन है, इसमें 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि एसबीआई कैसे डिसाइड करेगा। ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। वो अगर
दोनों सिनेरियो में जो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है तो कट ऑफ कैसे रख सकती, वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब आ सकता है। तो जैसे कि सबको पता है कि लास्ट ईयर 15 जनवरी 2003 को मेन एग्जाम हुआ था, और उसका रिजल्ट 10 मार्च 2023 को आया था। तो लगभग 1 महीना 25 दिन का टाइम एसबीआई ने लिया था। और इस बार वो आपने देखा ही होगा कि नोटिफिकेशंस निकलने के बाद, प्री का एडमिट कार्ड आउट होने, प्री का रिजल्ट और सब मिलाने, मतलब लास्ट कंपेयर टू लास्ट एसबीआई एग्जाम में इस बार सारी चीज़ें बहुत फास्ट, मतलब उससे कंपेयर टू टाइम कम लिया गया है। तो इस हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन है कि जो एसबीआई का रिजल्ट 17 अप्रैल के आसपास आना चाहिए, ±5 डेज ऊपर नीचे हो सकता है। अभी कुछ लोगों ने मुझे बोला कि वेटिंग लिस्ट में कैसे क्या डिसाइड होगा, वेटिंग लिस्ट में क्या कितने कैंडिडेट्स लेंगे। तो अभी ईएसएम भाई लोगों की 910 वैकेंसी है, और डिसेबल्ड ईएसएम की 521 वैकेंसी है, इंक्लूडिंग बैकलॉग। तो अब वेटिंग लिस्ट में कितने बंदे, देखो 910 बंदे, अगर मैं ईएसएम की बात करूँ 910 तो मेन लिस्ट में आने ही आने हैं। बट अगर जिसका किसी 0.25 0.5 से भी अगर रह जाता है तो उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो कर लगभग 455 बंदों को वेटिंग लिस्ट में भी लिया जाएगा, और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन में भी 261 के आसपास कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में लिया जाएगा। ये मैं एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ। और अभी जैसे कि 8 फरवरी को भी थर्ड वेटिंग लिस्ट आई लास्ट ईयर वाली, तो मतलब बैटिंग भी मैक्सिमम क्लियर हो रही है। कितनी क्लियर हुई एग्जैक्टली डाटा नहीं है, बट उसमें मैक्सिमम भी वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो रही है। अब वेटिंग लिस्ट में कैसे मतलब लिया जाएगा, जैसे क्वार्टरली बेस्ड पे, जैसे जैसे रेजिग्नेशन होगा, नॉन ज्वाइनिंग होगा, तो क्वार्टरली बेस पे एसबीआई वेटिंग लिस्ट निकालता रहेगा, और जो जितना ऊपर ऊपर से बंदों को लेता रहेगा। और उसमें भी एक एसबीआई है, वही कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स या कुछ कट ऑफ फिक्स करेगा। बेस्ड ऑन दैट वो हो सकता है कि जो उसमें 50.5 एक कुछ भी हो सकती है। और ये जो वेटिंग लिस्ट है वो रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 साल तक वैलिड रहेगी। तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट का अगर 0.25 या 0.5 से भी रह जाता है तो चांसेस है उसकी वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर आ जाएगा। और जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि इस बार चांसेस कम है कि एसबीआई का बैकलॉग रहेगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ कैलकुलेशन सब कुछ ठीक लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।